हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों का बोर्ड का पूरा सिलेबस आ चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी हिस्ट्री की बुक में से काफ़ी सारे पॉइंट्स कट चुके हैं। एक थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा कट चुका है और बाकी सब चैप्टर में से काफ़ी कुछ कट किया गया है। जैसे कि हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर पूरा कंटिन्यू कर रहे थे, पर फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर के केवल और केवल पेज नंबर 12 पर ये जो आपको दिया गया है पॉइंट उपलब्धियों से ऊपर वाला, केवल यहीं तक का पार्ट आ रहा है। इसके आगे का जो कुछ भी है वो कुछ भी बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो आपको इसे नहीं पढ़ना है। हमने लास्ट क्लास में पुरुषार्थ की अवधारणा तक पढ़ लिया था, बट क्योंकि इसके आगे का कुछ भी चीज़ें सब कुछ कट चुकी हैं, इसलिए इसके आगे का अपन कंटिन्यू नहीं करेंगे। आपको बोर्ड के लिए केवल यहाँ तक पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में से शुरू से लेकर के पेज नंबर 12 पर यहाँ तक पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं तक आएगा। अब बात आई सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर आज अपन स्टार्ट कर देंगे। सेकंड चैप्टर में से काफ़ी कुछ कटा हुआ है जो कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेकंड चैप्टर है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इसमें से आपके स्टार्टिंग में से ये सब कुछ आ रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए आज मैंने बुक का यूज़ करते हुए आपकी ये क्लास ली है, ताकि आपको नॉलेज में आ जाए कहाँ क्या कटा है और किस किस चीज़ को हमें पढ़ना है। आज के आप इस वीडियो में सबसे पहला काम यही करेंगे, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उन पर टिक लगा लेंगे कि यही हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है। उसके बाद हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड चैप्टर ये सब कुछ आ रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कटेगा कहाँ से वो मैं आपको बताऊँगी। कटेगा पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पर हर्षकालीन भारत है, यहाँ से आपको पूरा कट कर देना है। इसके आगे का कोई पार्ट नहीं आ रहा है। क्या क्या नहीं आ रहा है वो मैं आपको बताती चलूँगी। यहाँ आप कट कर लेंगे। इससे ऊपर जो है तैयार रहते थे, यहाँ तक का तो आएगा आपका। स्टार्टिंग से हर्षकालीन भारत से ये कट गया है, ये चीज़ कट गई है। 32 पेज नंबर पूरा कट गया है। 33 पूरा कट गया है। 34 चोल प्रशासन से ऊपर तक कट चुका है। आपको कहाँ से पढ़ना है? चोल प्रशासन से पढ़ना है, यानी हर्ष से संबंधित जो चीज़ें थी वो कट चुकी हैं। अब चोल प्रशासन से आप स्टार्ट करोगे इस चैप्टर में पढ़ना। पेज नंबर 35 पूरा आएगा, 36 पूरा है, 37 पूरा है और 38 पर आपको कहाँ तक पढ़ना है? विजयनगर साम्राज्य से ऊपर तक, यानी चोल प्रशासन के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के आगे आपको सब कुछ कट कर देना है। ये कुछ भी नहीं आएगा। पेज नंबर 39 नहीं आएगा, पेज नंबर 40 नहीं आएगा, आपका एंड तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता चला इस चैप्टर में से क्या क्या करना है। मैं आपको इसलिए बुक में से दिखा रही हूँ। थर्ड चैप्टर आपको पूरा कट कर देना है, पूरा ही चैप्टर ये नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। फोर्थ चैप्टर की अपन बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर में ये जो अरब आक्रमण है ये नहीं आएगा, दाहिर से नहीं आएगा। ये भी कट चुका है आपके सिलेबस से। नागभट्ट कट चुका है, ये सारा कट चुका है। ये चैप्टर की स्टार्टिंग आपको करनी है पेज नंबर 61 पर तुर्क आक्रमण से। तुर्क आक्रमण दिया गया है, ये आपको पढ़ना है बोर्ड के लिए। तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब सारा पढ़ेंगे आप। और पृथ्वीराज चौहान जहाँ ख़त्म हो रहा है और रणथंभौर का हमीर चौहान लिखा है, ये आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान महाकाव्य माना जाता है, यहाँ तक पढ़ेंगे। रणथंभौर का हमीर चौहान आप नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ बोर्ड में से कट चुकी है। पेज नंबर 64 कट चुका है। पेज नंबर 65 पूरा रावल रतन सिंह कट चुका है। यहाँ पर पेज नंबर 66 पर महाराणा कुंभा से आपको पढ़ना है, उसके पहले का कट गया है। महाराणा कुंभा से आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आप 67 पूरा पढ़ेंगे। 68 पेज नंबर ये पूरा रहेगा। मुगल आक्रमण पूरा रहेगा आपका। मुगल आक्रमण के आगे महाराणा सांगा है, इसके बारे में सारा सब कुछ आएगा। पेज नंबर 70 का सारा आएगा आपका।
पेज नंबर 71 पर सांगा की परिचय, उस पराजय, उसके कारण और मूल्यांकन दिया है, ये सब आएगा। उसके बाद पेज नंबर 72 पर राव चंद्रसेन है, ये भी पूरा आएगा आपका बोर्ड के अंदर। पेज नंबर 73 पर आपको दिया है महाराणा प्रताप के बारे में, ये पूरा पेज आएगा। 74 पर पूरा पेज आएगा आपका। 75 पूरा आएगा आपका। 76 पूरा आएगा। इधर वीर दुर्गादास राठौर है, ये भी आएगा, इसके बारे में सब पढ़ना है हमको। यहाँ पर 77 पेज नंबर पूरा है अपना। 78 पूरा आएगा। 79 पूरा आएगा। शिवाजी के बारे में पूछा गया है, ये पूरा आएगा आपका, बोर्ड के सिलेबस में है ये। 80 पर पूरा आएगा, यानी चैप्टर जहाँ ख़त्म हो रहा है पेशवा के बाद पूरा ही आएगा। जो काटना था बीच में से वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, उपनिवेशवादी आक्रमण। उपनिवेशवादी आक्रमण में स्टार्टिंग के पेजेस कटे हैं। पेज नंबर 85 पूरा कट गया है। 86 पूरा कट गया है आपका। 87 पर कट गया है सारा सब कुछ। 88 पर कुछ नहीं आने वाला है। हमें पढ़ना कहाँ से है ये। 89 भी नहीं आएगा। पेज नंबर 90 भी नहीं आएगा आपका। 91 नहीं आएगा। 92 नहीं आएगा। इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ कटा है आपका। और आप यहाँ पर ये अंग्रेज़ों का मैसूर पर जो आक्रमण है इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। अंग्रेज़ों का मैसूर पर आक्रमण आप पढ़ लेंगे। इसके बाद में आपका सिख आंदोलन नहीं आएगा। सिख आंदोलन है मैसूर के बाद में, पंजाब वाला, ये नहीं आने वाला है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा आपका। 96 भी नहीं आएगा। 97 पर मेजर चीज़ अपनी जो चालू हो रही है इस चैप्टर में पढ़ने की, वो हो रही है 97 पर। पेज नंबर 97 पर टॉपिक 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम, ये पूरा का पूरा आएगा आपके। कारण, इसके स्वरूप और परिणाम अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पक्के में आप मान लो निबंधात्मक में इन तीनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर आएगी। आपको बहुत अच्छे से ये वाला तैयार करना है। 97 से इस चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है। 98 पूरा पेज है। 99 पूरा पेज है आपका ना, और 100 पूरा पेज है। 101 पूरा पेज है। 102 पूरा पेज है। यानी चैप्टर के लास्ट तक आपका ये पूरा आएगा। जहाँ से आएगा मैंने बता दिया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 6। इसमें पहली चीज़ क्या आएगी, सामाजिक आंदोलन। पेज नंबर 106 पर है ये। सामाजिक आंदोलन आएगा, आर्य समाज के बारे में आएगा। फिर आएगा आपका दयानंद सरस्वती, है ना, आर्य समाज, और वो ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ये पूरा आएगा आपका 108 पर। रामकृष्ण मिशन आएगा 109 पेज नंबर पर पूरा। 110 110 पेज नंबर पूरा है। कट क्या गया है अपना 111 पर क्रांतिकारी आंदोलन, ये पूरा काट देना है। जनजाति आंदोलन पूरा काट देना है। क्रांतिकारी दल की गतिविधियां काट देनी है। अभिनव भारत काट देना है हमें। 112 111 पेज नंबर काट देना है। यहाँ पर 113 पूरा काट देना है। 114 पेज नंबर पूरा काट दोगे आप। पेज नंबर 115, पेज नंबर 115 पर भी कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा आपको काट देना है। पेज नंबर 116 पर आपको पढ़ना है आज़ाद हिंद फौज से, उससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। आज़ाद हिंद फौज के बाद में जो आप करेंगे, पेज नंबर 117 पर सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ेंगे आप। पेज नंबर 118 पर राजनीतिक आंदोलन पढ़ेंगे आप। और पेज नंबर 119 पर 1885 के पूर्व की स्थिति और विभिन्न संगठन दिए हैं, यह आप पूरा पेज पढ़ेंगे। 120 पेज नंबर पूरा पढ़ेंगे आप। 121 पूरा पढ़ेंगे। 122 बंगाल विभाजन जो है उसके कारण और परिणाम आपको करने हैं, लिख भी लो पेंसिल से।
इसके आगे जो है लगभग सब कुछ है पूरे चैप्टर में, ये अपन को सब करते चलना है। 124 पेज नंबर, बस 125 पर ये जो होम रूल आंदोलन है ये आपको काट देना है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट में पढ़ोगे। और इसके बाद में जलियांवाला बाग पूरा कट गया है। इसके बाद 1919 का अधिनियम है, ये आपको करना है। पेज नंबर 128 पर राजनीतिक आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, ये आपको करना है, ये आएगा। पेज नंबर 129 पर खिलाफत आंदोलन नहीं आएगा, आपको काट देना है पूरी तरीके से। पेज नंबर 130 पर आपको दिया है 1922 से 1930 तक का घटना चक्र, ये पूरा का पूरा आपका आएगा, ये आपको पढ़ना है। पेज नंबर 131 पूरा आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा आएगा आपका। पेज नंबर 132 का सारा मैटर आपको पढ़ना है। पेज नंबर 133 जो है गोलमेज सम्मेलन से पूरा कट गया है, यानी आपको केवल तिहाई हो गई तक करना है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन से काट देना है। यहाँ पर ये चीज़ कट हो जाएगी, पूरा पेज यहाँ पर ये पूरा कट हो जाएगा। 134 पर प्रांतीय सरकारों का निर्माण है, ये आपका आएगा, ठीक है, प्रांतीय सरकारों का निर्माण आएगा। और यहाँ 1935 का अधिनियम आएगा, उससे पहले पहले का कट जाएगा, यानी पेज नंबर 133 से 1935 का अधिनियम से लेकर के और 134 पर प्रांतीय सरकारों का जो निर्माण है ये संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए यहाँ तक आएगा। इसके बाद का द्वितीय विश्व युद्ध है ना, और भारत, ये पूरा कट जाएगा आपका। पेज नंबर 135 पर भी ये कट जाएगा। पेज नंबर 135 पर ही 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, ये पूरा आपका आएगा मैटर। पेज नंबर 136 आएगा इसमें। पेज नंबर 137 का पूरा मैटर आएगा। पेज नंबर 138 का पूरा मैटर आएगा आपका। पेज नंबर 139 का पूरा मैटर आएगा। पेज नंबर 140 का पूरा मैटर आएगा और पेज नंबर 141 और 42 का पूरा मैटर आएगा, यानी चैप्टर के एंड तक जो जो कट गया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप आ जाओ आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 पूरा आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। केवल चैप्टर नंबर 7 ऐसा है जिसमें से कुछ भी नहीं कटा, पूरा आ रहा है। और केवल चैप्टर नंबर 3 ऐसा है जो पूरा कटा है, जिसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। और बाकी चैप्टर में मैंने टिक लगवा दिए हैं किसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आज की वीडियो में हम पहला चैप्टर जहाँ तक आना था उतना हम कर चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हमने पढ़ाई कर ली, बट आपको वहीं तक पढ़ना है जहाँ तक मैंने आपको बता दिया बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट चैप्टर बोर्ड कोर्स के अकॉर्डिंग हो चुका है, तो अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ से संबंधित है, यानी भारत का इतिहास का वो काल जो कि स्वर्णिम पृष्ठ के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित ही आपका चैप्टर है, जो कि प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, मौर्य समाज से, मौर्य साम्राज्य से। तो अपन देखते हैं इसके बारे में क्या बताया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवृत होता है। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पता और दृष्टिगोचरता होती है। मौर्य समाज के इतिहास के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है, उनमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब जो लाइन में पढ़ रही हूँ वहाँ आप अंडरलाइन करते चलेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा, सरित सागर, क्षेमित्र का व्रत कथा मंजरी, दीप वंश, महावंश, टीका, भद्रबाहु के कल्पसूत्र, स्ट्रैबो, प्लूटोकार्ट, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, फायान, हैंगसांग, इत्सिंग आदि चीनी यात्री, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख जो पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले हैं मुख्य स्रोत है। यानी यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य है ये हमारे भारत का एक अभूतपूर्व काल में से एक माना जाता है, जिसने भारत में बहुत सारे स्वर्णिम पृष्ठों को जोड़ा है। तो इसी आधार पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो मौर्य समाज है उसके संबंध में हमें बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं ऐतिहासिक जो कि बहुत प्रकार की हमें जानकारियाँ प्रदान करते हैं, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जो कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करते हैं इससे संबंधित। तो हमें इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो स्रोत कौन कौन से हैं जो कि हमें मौर्यकालीन समाज की जानकारियाँ प्रदान करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा, जिसमें सबसे प्रमुख कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है ना, क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य के संस्था में, उसकी स्थापना में योगदान देने वाला सर्व प्रमुख व्यक्ति था। उसी की वजह से मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया, उसी की शिक्षा के माध्यम से, और वो मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री भी रहा था। इसके अलावा काफ़ी सारे यात्री ऐसे थे जो कि बाहर से हमारे इंडिया के अंदर आए भ्रमण के लिए। उन्होंने इंडिया की संस्कृति को देखा, मौर्य साम्राज्य की समाज की स्थिति को देखा, और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तिकाएँ लिखी, जैसे हांग सॉन्ग, फाया, नित्सिंग, और भी काफ़ी सारे ऐसे थे जिन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में इतिहास लिखा। यानी मौर्य समाज के इतिहास की जानकारी के लिए हमें बहुत सारे स्रोत, लिखित और काफ़ी सारे प्रस्तर लेख, जूनागढ़ अभिलेख जैसे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बताया गया है हमें यहाँ पर। जैसे मैं आपको एक बार एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक सामान्य सा लड़का था, किसी राज परिवार से संबंधित नहीं था, परंतु जो मगध का शासक था, पाटलिपुत्र का शासक था धनानंद के द्वारा अपने प्रधानमंत्री, धनानंद का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। धनानंद के द्वारा अपने प्रधानमंत्री की अपमान किए जाने के कारण जो कौटिल्य था उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कसम खाई थी कि हे धनानंद, मैं तुम्हारे नंद वंश का विनाश करके ही अपनी चोटी बांधूंगा और तुम्हारे वंश की जगह एक नए वंश की स्थापना करूंगा। और वो इसी खोज में बाहर निकल पड़े और उन्हें एक लड़के को देखा जो कि लकड़ियां काट रहा था, बहुत ही चतुर था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। उसे शिक्षित किया, उसे राजनीतिक क्रीडाएं सिखाई, उसे युद्ध करना, राज्य चलाना सिखाया और सेना एकत्र करके धनानंद के ऊपर आक्रमण करवाया, जिसमें धनानंद के साथ ही नंद वंश का नाश हुआ और नवीन वंश, नया साम्राज्य जो स्थापित हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। तो अब अपन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य का काल आपको कितना बताया है? 322 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, उल्टा चलता है ईसा पूर्व, मैंने आपको पहले भी बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है, आप याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। यहाँ पर अंडरलाइन कर लोगे आप, जो मैंने स्टोरी बताई है उससे आप मैच करके देखना। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख ये साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यहाँ आप अंडरलाइन करोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त की संज्ञा देने की ज्ञान, उसका साक्ष्य हमें किस लेख से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त की उपाधि देने का जो हमें प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जिसकी रचना किसने की है? रुद्रदामन ने। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट छोटा सा प्रश्न है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर नंद वंश का उन्मूलन कर दिया था और सेल्यूकस को पराजित करके संधि करने के लिए विवश कर दिया। जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमा उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। यानी इन सारे साक्ष्यों से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका शासन भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ था। उसके द्वारा जिसे सबसे प्रथम बार सबसे बड़े शासक को हराया गया था वो कौन था? सेल्यूकस। सेल्यूकस को हराने के बदले में उसे सेल्यूकस का साम्राज्य मिला था, बहुत सारे हाथी, सोना, रुपया, पैसा, धन की प्राप्ति हुई थी। साथ में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से ही करवा दिया था और
और अपने राजदूत को भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही सौंप दिया था। तो सेल्यूकस को हराना चंद्रगुप्त के जीवन का एक बहुत बड़ी विजय में से एक माना जाता है। 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। दोनों के बीच में ये बीच संपन्न हुई संधि की शर्तें इस प्रकार थी, यानी सेल्यूकस जब हार गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ में संधि की। उसकी शर्तें क्या क्या थी, आप अलग अलग पॉइंट बना लोगे इसके। सेल्यूकस ने मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, और दहेज में क्या क्या दिया उसने, एरिया, आराकोसिया, जेडोसिया, पेरी, पिम्सडाई, ये सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त को उसने दे दिए थे। लुटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ये अगला पॉइंट बन गया। तीसरा, सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया था। ये 5वां पॉइंट। मेगस्थनीज वो व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त के दरबार में रह करके सारी शासन व्यवस्था को देखते हुए अपनी जो पुस्तक लिखी उसके माध्यम से भी हमें मौर्य वंश की बहुत मुख्य जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के विषय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनामूर और मुर्नानूरू और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। ये भी आप अंडरलाइन कर लो, यानी दक्षिण भारतीय लेख में भी चंद्रगुप्त के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है। इसका मतलब उसका शासन दक्षिण में भी था। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये चंद्रगुप्त के मूल्यांकन से संबंधित है। पूछा जाए तो आप यहाँ से इसका मूल्यांकन बना सकते हो। चंद्रगुप्त कैसा व्यक्ति था, एक कुशल योद्धा था, अच्छा सेना नायक था, एक महान विजेता था, साथ में बहुत अच्छी योग्य शासक भी था। तो इनके बारे में ये हेडिंग बनाते हुए आप इन 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके इसकी डिटेल लिख सकते हो। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। उसका सहयोग शासन व्यवस्था को चलाने में उसका सहयोग कौन करता था, मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। और उनके गुरु जो जैनी थे उनका नाम क्या था, मुनि भद्रबाहु। इसके साथ में जैसे उन्होंने धर्म को अपनाया वो वृद्ध हो चुके थे, तो वो कहाँ चले गए, मैसूर कर्नाटक में एक जगह है ना, श्रवण बेलगोला, वहीं पर चले गए। चंद्रगिरी की पहाड़ी में वो रहे और उन्होंने काफ़ी दिनों तक उपवास किया और उपवास करते हुए अपने शरीर का त्याग 298 ईसा पूर्व में कर दिया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के निधन के बाद जो उनका बेटा था बिंदुसार, वो नया मौर्य वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में उनकी पिता की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य का शासक उत्तराधिकारी बना और उसे यूनानी लेखक अमित्रोचेड्रस कहते थे। यहाँ पर अंडरलाइन करोगे, अमित्रोचेड्रस के नाम से कौन जाना जाता है, बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। स्ट्रैबो ने बिंदुसार को एलिट्रोचेडस कहा है, कुछ ने इसको एलिट्रोगेडस भी कहा है और कुछ ने इसको अमित्रोचेडस भी कहा है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रुओं का वध करने वाला भी बताया है। ये आप अंडरलाइन कर लोगे, इस पर भी छोटा प्रश्न बन सकता है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी जैसे वो क्षेत्र जीते थे उनको वैसे के वैसे बनाए रखा और किसी को हथियाने नहीं दिया। दिव्य अवदान, ये भी एक पुस्तिका है, एक स्त्रोत है जैनी धर्म के अनुसार, जो कि हमें चंद्रगुप्त और मौर्य वंश की जानकारी देता है। दिव्य अवदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए दो पहले अपने पुत्र अशोक और फिर सुमीम को बिंदुसार ने अपने समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन किया है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र अशोक और फिर सुमीम को भेजा। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, अशोक जो आगे जाकर महान अशोक के नाम से जाना गया और सुसीम। तो तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे उसी के शासन में उसे दबाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम के राजदूत को भेजा। ये आपको पता होना चाहिए किसने डाइमेकस को भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये सब चीज़ें बिंदुसार ने किससे मंगाई थी, एंटियोकस से। बिंदुसार के समय से ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, या जिसे टॉलमी भी कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नाम से एक राजदूत भेज दिया था। ये काफ़ी सारे राजदूतों का वर्णन हुआ है, आपको पता होना चाहिए कौन सा राजदूत के समय में किसके द्वारा भेजा गया।
अब बिंदुसार का जो बेटा है अशोक, उसके बारे में बताया जा रहा है। इनका समय कितना था, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा है ना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था अशोक, वो मौर्य साम्राज्य का शासक बना। करीब 4 वर्ष की सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 1969 ईसा पूर्व में हुआ, क्योंकि दोनों भाई सुसीम और अशोक के बीच में युद्ध चल रहे थे। 4 साल तक चले और 269 में वो शासक बना। वैसे तो अशोक 273 में ईसा पूर्व में ही मगध की राज सिंहासन पर बैठ चुका था, पर पूर्ण रूप से विधिवत कानूनन रूप से उसका जो राज्याभिषेक है वो 4 साल बाद ही हो पाया था। अभिलेखों में अशोक को देवान प्रिय और देवना प्रियदर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया है। ये आपको पता होना चाहिए इन उपाधियों से किन शासकों को बुलाया गया था, तो इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, मस्की अभिलेख में मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक ही मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजय कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसको उसने और बढ़ा दिया, कश्मीर और खोतान भी इसमें जीत करके मिला लिया था। अशोक प्राप्त सभी अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी ये आपको बता रहे हैं कि अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अब आप अंडरलाइन भी कर लेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। ठीक है। कश्मीर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है राज तरंगिणी, जिसकी रचना कल्हण विल्हण द्वारा की गई थी। उसके माध्यम से भी हमें ये पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर तक अपने साम्राज्य को फैलाया और कश्मीर में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक स्थान की स्थापना की। श्रीनगर जो कश्मीर में है, आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उस नगर की स्थापना किसने की थी, सम्राट अशोक ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए। और नेपाल में भी उन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम ललित पतन रखा गया था। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था। उसने तात्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। उनका धर्म अन्य नीतियाँ आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है जितना तात्कालीन समय में थी। यानी कि जो अशोक था उन्होंने केवल एक राजा के कर्तव्य नहीं बल्कि एक युग पुरुष का कर्तव्य निभाते हुए जनता को समाज से और उनके नैतिक गुणों से परिचित करवाया। और नैतिक गुणों से परिचित करवाने के लिए उन्होंने खुद के जो सिद्धांत और बौद्ध धर्म की अच्छी नीतियों को अपनाते हुए जो अन्य सिद्धांतों के साथ में अपने जीवन के नैतिक गुणों को मिलाते हुए जिस एक प्रिंसिपल की रचना की, एक संघ की रचना की, उसको हम कहते हैं अशोक का धम्म। उसके बारे में अभी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा उसे। वह सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सर्वयुगीन जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती, संपूर्ण विश्व की धरोहर है, ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में अशोक को महान कहते हैं। हम अशोक को महान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मानता था जितना जो साम्राज्य है, जो सब कुछ है, वो एक अकेले किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता बल्कि सबका है। यही सोचते हुए उन्होंने अशोक ने अपने बहुत से साम्राज्य को दान में दिया था, अपनी संपत्ति को दान में दे दिया था और वो एक महान योद्धा कहलाए थे। अशोक ने पितृव्रत शासन का सिद्धांत किया और लोक कल्याण के राज्यों को अपना महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया। यानी कि अशोक के जीवन में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप या मुख्य जगह जिस बात की थी वो क्या थी, लोक कल्याण करना। उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए अपनी जनता, प्रजा और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखा और लोक कल्याण के लिए उन्होंने किसकी नीतियों का अनुसरण किया, कौटिल्य की। साथ में उन्होंने किन बातों पर ध्यान दिया, वृक्षारोपण, सिंचाई, कृषि, सार्वजनिक निर्माण यानी कुएं वगैरह, इसके कार्य कराए ताकि जनता का कल्याण हो सके। उन्होंने रोजगार में सुधार किए ताकि जनता तक धन संपदा आ सके। आर्थिक और आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार किया उन्होंने ताकि लोगों की आर्थिक क्रियाएं अच्छे से चल पाए। राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जो आज भी प्रासंगिक है। यानी अशोक के द्वारा जितने भी ये सुधार कार्य किए गए वो बहुत ज़्यादा मुख्य माने जाते हैं।
आगे आपको बताया अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, जिसमें राजा, प्रजा और नौकरशाही की संविदा तैयार की। यानी उन्होंने बताया राजा के क्या कर्तव्य, प्रजा के और नौकरशाही के क्या कर्तव्य है, वो सब उन्होंने अपने धम्म में बताया। अगला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बनेगा, अशोक ने धम्म यात्राएं की एवं प्रतिवेदकों द्वारा अधिकारियों की नियुक्तियाँ की। यानी धम्म यात्राओं में उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की, उस यात्रा के माध्यम से अपने सिद्धांत को, अपने व्यवहारों को जनता तक पहुँचाया। आगे अगला पॉइंट ये बनेगा, भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए उन्होंने अपने समाज में कमजोर वर्ग की गतिशीलता प्रदान करने के लिए उन्हें कृषि भूमि का विस्तार किया और युद्ध बंदियों और वनों और खानों में लगा दिया। उन्होंने क्या किया कि भौतिक संस्कृति को प्रचार को रोकने के लिए, व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा को समझने के लिए उन्होंने कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे उनको भूमियाँ दान में दी, जो युद्ध में बंदी बना लिए गए थे उन्हें नौकरियों पर लगा दिया। इस तरीके से अशोक ने बहुत सारे सुधार किए थे। इसके आगे अपन जो टॉपिक है वो बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अपन ने जितना सब पढ़ लिया है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और जो अपने गृह कार्य के प्रश्न भी रहेंगे, वो मैं आपको ऐप के होमवर्क वाले सेक्शन में सेंड कर दूंगी। तो आज का वीडियो अपना यहीं ख़त्म हो रहा है। इसके आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।